Subscribe to our channel, press the bell icon that you can get every update instantly. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज के अंदर। तो इसके पहले वाले दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसका ओवरव्यू क्या है, मतलब उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से ये जो लॉ है वो थ्रू द टाइम इवॉल्व हुआ। उसके बाद हमने डिस्कस किए इसके रिक्विजिट कि एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म होने के लिए कौन-कौन से कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कौन-कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए कौन-कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है जिनके बिना एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को इन डिटेल। तो सबसे पहली चीज है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अब इसके अंदर जो पहली चीज दी हुई है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी है मीनिंग की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है वो सेक्शन 2H के अंदर है। अब तो ये जो सेक्शन 2H है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि एन एग्रीमेंट enforceable by law is contract, मतलब हर वो एग्रीमेंट जो कि enforceable by law है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके अंदर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट के अंदर कौन से दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं। तो इसके अंदर हमने दो कीवर्ड्स या दो इंग्रेडिएंट्स देखे थे। पहला था प्रॉमिस और दूसरा था कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस क्या होता है? व्हेन अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, मतलब जब कोई किसी के सामने कोई प्रपोजल यानी कि कोई ऑफर रखता है और वो सामने वाली पार्टी जो होती है जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और जब उसी एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी का एलिमेंट इंक्लूड हो जाता है, मतलब जब वो एग्रीमेंट को हम बाय लॉ एनफोर्स करा सकते हैं तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये हमने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शन 2H के अंदर दिया हुआ है उसे। अब नेक्स्ट दो जो डेफिनेशन है वो हम दो जूरिस्ट हुए हैं, बहुत ही रिनाउंड जूरिस्ट हुए हैं, उनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर फ्रेडरिक पोलॉक, सर फ्रेडरिक पोलॉक क्या कहते हैं कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस enforceable by law is a contract, मतलब इस डेफिनेशन के अंदर भी यही बताया है कि वो हर एक एग्रीमेंट, वो हर एक प्रॉमिस जिनको हम लॉ के द्वारा एनफोर्स करा सकते हैं, which can be enforced through law, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेलमेंट की। तो सेलमेंट क्या बोलता है? सेलमेंट बोलते हैं कि एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसे ध्यान आप दीजिएगा उस पे। सेलमेंट के हिसाब से एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कोई भी एग्रीमेंट जो कि पार्टीज के बीच में एक ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है, मतलब जो पार्टीज को मजबूर करता है किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब अगर दो पार्टीज हैं उनके बीच में किसी इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ है कि वो एग्रीमेंट उन दोनों को बाउंड करे किसी भी चीज, उस मतलब वो एग्रीमेंट जो है वो उन दोनों को बाउंड करे उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो ये तीन हमने डेफिनेशन देखी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H की डेफिनेशन है, जो कहता है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट जो चीज है वो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा सेकंड टॉपिक है इसके अंदर अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज बताता हूं कि जब भी हम लॉ को डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर हम मेजरली दो टाइप के या दो नेचर के लॉ डिस्कस करते हैं। पहला जो कि होता है क्रिमिनल नेचर का लॉ और दूसरा जो सिविल नेचर का लॉ होता है।
ठीक है, तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि सिविल नेचर के कौन से रॉन्ग होते हैं और क्रिमिनल नेचर के कौन से रॉन्ग होते हैं। तो ये जो सिविल नेचर के रॉन्ग होते हैं, तो सबसे पहली चीज इनके अंदर जो डिफरेंस है वो होता है कि जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं वो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब दो पार्टीज हैं, उनके बीच में आपसी किसी तरीके के मतभेद या उन्होंने खुद ही किसी तरीके का एग्रीमेंट क्रिएट किया है, और उस एग्रीमेंट और उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के कारण जो भी रॉन्ग बनते हैं या जो भी किसी तरीके की गलतियां होती हैं या वायलेशन होता है, उसे हम सिविल के अंदर डील करते हैं। सेकंड चीज है क्रिमिनल रॉन्ग। ये जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है वो अगेंस्ट सोसाइटी होता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी आप मर्डर या चोरी या इन सब ये जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, अगर आप इनके बारे में कहीं भी पढ़ोगे तो उसके अंदर आप एक चीज नोट करोगे कि हमेशा जो सेकंड पार्टी होती है जो कि केस फाइल करती है वो होती है स्टेट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक सिविल रॉन्ग क्रिएट करते हो, ठीक है, तो सिविल रॉन्ग आप अकेले उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप क्रिएट करते हो, लेकिन अगर आपने मर्डर या चोरी या रेप इस टाइप के किसी भी तरीके के क्राइम किए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपने उस एक इंसान के खिलाफ ऐसा रॉन्ग किया है तो आप इसे एज ए लार्ज सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के खिलाफ क्रिएट करते हो। क्योंकि ये इस टाइप के रॉन्ग्स होते हैं कि अगर आपने ये अगर क्रिएट कर दिया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। अगर किसी जगह पे मर्डर होता है, किसी जगह पे चोरी होती है, तो उसका पूरी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और सडन इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसे माना जाता है कि ये जो रॉन्ग्स होते हैं वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड, अब ये जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं वो दो प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में होते हैं, तो इस इशू को वो दोनों म्यूचुअली सेटल कर सकते हैं। मतलब अगर वो चाहें तो उस इशू को वहीं पे मतलब खुद में रिजॉल्व कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन से, कंसिलिएशन से या किसी भी टाइप से। वो जरूरी नहीं है कि कोर्ट में जाएं, जरूरी नहीं है कि कोई केस करें, वो आपसी सुलह से भी उस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं, उस मैटर को सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनल रॉन्ग। अब क्रिमिनल रॉन्ग को इस तरीके से सेटल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इस टाइप के रॉन्ग्स होते हैं, ये इतने सीवियर रॉन्ग्स होते हैं कि इन्हें सिर्फ कोर्ट डील कर सकती है। मतलब अगर एक बार इन चीजों के खिलाफ केस फाइल हो गया, इन चीजों के खिलाफ सूट फाइल हो गया, तो कोई फिर इससे बैकआउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो मैटर्स होते हैं इन्हें हम म्यूचुअली सेटल नहीं कर सकते। थर्ड है सिविल नेचर के अंदर में जनरल रेमेडी होती है डैमेजेस या लॉस। मतलब आपने कोई रॉन्ग किया और उस रॉन्ग के कारण सामने वाले बंदे को किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है या डैमेज हो रहा है, तो आपको इसमें उसे रेमेडी क्या पे करनी होगी? आप जितना भी उस इंसान को लॉस हो रहा है आप उसे उसकी भरपाई कर दीजिए। लेकिन क्रिमिनल नेचर के अंदर में अलग चीज होता है। क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर में रेमेडी होती है पनिशमेंट, यानी कि जेल या फिर इससे जुड़ी हुई और तरीके की पनिशमेंट। नेक्स्ट है कि हम जो सिविल नेचर है उसके अंदर हम ये सिविल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो हमारा है उससे डील करते हैं, और क्रिमिनल रॉन्ग्स के अंदर में हम सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसके साथ डील करते हैं। नेक्स्ट है सिविल के अंदर में एग्रीव्ड टेक्स एक्शन। मतलब कि जिस पार्टी के साथ बुरा हुआ है वो पार्टी एक्शन लेती है सामने वाली पार्टी, यानी कि जिसने उसके साथ गलत किया है उसके खिलाफ। लेकिन क्रिमिनल के अंदर में स्टेट एक्शन लेता है अगेंस्ट द पार्टी जिसने भी वो चीज वायलेट की है, जिसने भी रॉन्ग किया है। नेक्स्ट है जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं वो लेस सिवियर इन नेचर होते हैं। मतलब ये रिलेटिवली कम सिवियर होते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट, बेसिकली जो भी ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के केसेस होते हैं, और जो भी टॉर्शियस एक्ट होते हैं। टॉर्शियस एक्ट वो होते हैं जिनको आप डायरेक्टली क्रिमिनल या सिविल के अंदर में आप नहीं डाल सकते, लेकिन बाय एंड लार्ज ये भी सिविल नेचर के होते हैं। जैसे कि न्यूसेंस हो गया या फिर डेफेमेशन हो गया, ये सारे टाइप की जो चीजें हैं उन्हें हम टॉर्शियस एक्ट के अंदर डालते हैं। अब क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर क्या होते हैं? ये ज्यादा सीवियर नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप, ये सब चीजें होंगे, तो इन्हें हम क्रिमिनल के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं वो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। यानी कि किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए कौन-कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनके रहने पर ही हम एक एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम तभी कह सकते हैं कि एक जो एग्रीमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है,
तो इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 बताता है। अभी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 है वो क्या बोलता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितने भी एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, प्रॉमिस और कंसीडरेशन, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। ये चीज आप याद रखिएगा, इसको मैं आगे इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। तो ये क्या बोलता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन किस कंडीशन पे, आगे दिया है इफ, मतलब कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक या एसेंशियल थिंग्स दी हुई हैं जिनके होने पर ही एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे इफ they are made by free consent of the parties, if they are made by free consent of the parties. Second, if parties are competent to contract. Third, for lawful consideration. Fourth, with a lawful object. And fifth, not hereby expressly declared to be void. यानी कि all agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract for lawful consideration with a lawful object and not hereby expressly declared void by law, ठीक है। तो ये चीज है, तो इससे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं इस डेफिनेशन से जिससे हमें पता लगे कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किस किस टाइप की एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो उसका पहला स्टेप है वो ये है कि पहले आपको एक एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो है एग्रीमेंट, कि सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, वो जो एग्रीमेंट है वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा, जो भी पार्टीज हैं वो पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। चौथा, उसका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन। फिफ्थ, जो उसका ऑब्जेक्टिव है यानी जो उसका मकसद है वो लॉफुल होना चाहिए, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड लास्ट है नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, ठीक है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, ये चीज है। अब इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं जिनके होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो एग्रीमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। जैसे एक चीज तो ये होगी कि आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब इसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये इंडियन लॉ के अंदर अप्लाइड नहीं है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में इसके बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसके बारे में जो सेटल्ड प्रोविजन है वो इंग्लिश लॉ के अंदर है जो कि इंग्लैंड में अप्लाइड होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको एक बार पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो लॉ है वो इंग्लिश लॉ से डिराइव हुआ है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी चीजें बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है। तो पहली चीज है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये एक उन जो सेक्शन 10 के अंदर में जो हमारे पास एसेंशियलिटीज है उनसे डिफर करता है। नेक्स्ट है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वो जो एग्रीमेंट है जो आप क्रिएट कर रहे हो, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप बनाना चाहते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसे परफॉर्म भी किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि उसे हम परफॉर्म ही ना कर सके। जैसे मान लीजिए कोई लवर है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊंगा। अब ये चांद तारे तोड़ ले आऊंगा ये चीज तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप की चीजों को हम एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ही, इसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी ही जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि आपका जो भी एग्रीमेंट आपने क्रिएट किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, वो उन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करता होना चाहिए जो कि उसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सारे पॉइंट्स को इन डिटेल। तो ये जो पहला पॉइंट है एग्रीमेंट, कि आपको अगर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो आपके पास वो एग्रीमेंट होना चाहिए, आपने कोई एग्रीमेंट क्रिएट किया होना चाहिए। अब हमने एग्रीमेंट के अंदर में क्या पढ़ा था कि एग्रीमेंट क्या होता है, जो सेक्शन 2E है वो बोलता है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस
फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि जहां कहीं पे प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रोमिसेस हो और उसके साथ में कंसिडरेशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एग्रीमेंट के अंदर क्या होना चाहिए। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है? प्रॉमिस और दूसरा कंसिडरेशन। ठीक है, एग्रीमेंट के अंदर में प्रॉमिस और कंसिडरेशन होता है। और प्रॉमिस हमने क्या पढ़ा था? एन एक्सेप्टेड प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिस। यानी कि किसी ने प्रपोजल या ऑफर दिया होगा और किसी ने उस ऑफर को क्या किया होगा? एक्सेप्ट किया होगा। तो मतलब हमें एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए हमें इन दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रपोजल, प्रॉमिस और कंसिडरेशन के बारे में। और प्रपोजल को, प्रॉमिस को पढ़ने के लिए हमें, या प्रॉमिस को समझने के लिए हमें इन दो चीजों का पता होना चाहिए कि ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें एग्रीमेंट, और जो एग्रीमेंट है उसके अंदर एक प्रॉपर ऑफर होना चाहिए और एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले तो एग्रीमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि प्रॉपर ऑफर किसे बोलते हैं और फिर देखेंगे कि प्रॉपर एक्सेप्टेंस किसे बोलते हैं। तो एग्रीमेंट हमें पता है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब इसके अंदर कंसिडरेशन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई कि मतलब अगर आपने सिंपल प्रॉमिस किया तो उसे ही हम एग्रीमेंट क्यों नहीं बोलेंगे? उसके अंदर एक कंसिडरेशन को क्यों इतना ज्यादा अहमियत दी गई? तो कंसिडरेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का जो फंडामेंटल रीजन है वो ये है कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हो और उसके अंदर आपने किसी कंसिडरेशन को रखा है, इसका मतलब ये है कि आप उस एग्रीमेंट को करने के लिए सीरियस हो। आप उस इंटेंशन से एग्रीमेंट कर रहे हो कि मुझे इस एग्रीमेंट को फुलफिल करना है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी उस एग्रीमेंट से बैकआउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि आप उसके लिए कुछ परफॉर्म करोगे, लेकिन आपने उसके बदले में उससे पैसे नहीं मांगे, तो अब इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस एग्रीमेंट से पीछे हट जाओ। या सामने वाले बंदे के लिए आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो और वो आपसे पैसे नहीं ले रहा है, आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो मतलब किसी भी कंडीशन में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि पार्टीज जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकती है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही ना करे। लेकिन अगर किसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने पैसे फंसाए हैं, अपना टाइम लगाया है या कुछ भी इस टाइप का किया है, अपनी प्रॉपर्टी फंसाई है, तो वो जाहिर सी बात है कि बहुत मतलब वो इस इंटेंशन से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहा है कि उसे अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है, तो उसे ब्रीच नहीं करेगा। तो ये कंसिडरेशन का मेन मोटिव है। ठीक है, तो एग्रीमेंट हमें पता लग गया। अब एग्रीमेंट के अंदर हमने क्या देखना है कि एक ऑफर होता है और एक एक्सेप्टेंस होती है। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर ऑफर को देखते हैं कि प्रॉपर ऑफर किसको बोलते हैं। तो ऑफर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A हमें बताता है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। अब इसको आसान भाषा में कैसे पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक आदमी है, उसने सामने वाले आदमी को या दूसरी पार्टी को अपने मन की बात बताई है। अब उसके मन में क्या चल रहा है कि उसे किसी चीज को परफॉर्म करना है या किसी चीज को परफॉर्म नहीं करना है। अब वो सामने वाली पार्टी को किस मकसद से बता रहा है कि सामने वाली पार्टी अपनी सहमति जता सके, अपना कंसेंट या अपना असेंट दे सके कि यस आई एम विद यू और आई एम नॉट विद यू, मतलब कि मैं इस चीज का पार्ट बनूंगा या नहीं बनूंगा। ठीक है, तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने अपनी विलिंगनेस को रखता है कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, ये चीज नहीं करना चाहता हूँ, इस मोटिव से कि सामने वाला पर्सन जो है अपना असेंट देगा इस चीज के ऊपर कि ठीक है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट या जो भी तुमने मुझे ऑफर दिया है, मैं इस ऑफर का पार्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं। तो अगर तो आपने कोई ऑफर ही नहीं दिया तो इसका मतलब है कि सामने वाला बंदा जो है उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, और बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस के किसी भी तरीके का एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और किसी तरीके का अगर एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो हम पहुंचेंगे ही।
ठीक है, तो ऑफर जो है वो बहुत एसेंशियल बन जाता है किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप ऑफर दीजिए। आप ऑफर देंगे, सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी तो एक प्रॉमिस बन जाएगा। उसके अंदर दोनों ने कोई ना कोई कंसिडरेशन डाली है, कंसिडरेशन मिलेगी, तो मतलब ऑफर के साथ में प्रॉमिस, ऑफर के साथ में एक्सेप्टेंस बना, ऑफर के साथ में एक्सेप्टेंस मिला तो प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन मिला तो एक एग्रीमेंट बन गया, और एग्रीमेंट के साथ में जब इन्फोर्सेबिलिटी का एलिमेंट लग जाएगा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑफर। अब मैंने जैसे आपको बोला कि ऑफर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एक जो पर्सन है वो सामने वाले पार्टी के सामने अपनी विलिंगनेस रखे, और सामने वाली पार्टी जो है उस विलिंगनेस के ऊपर अपना असेंट दे। ठीक है, वो उसकी मर्जी है दे या ना दे, लेकिन सामने वाला पर्सन इस व्यू से उसके सामने अपनी विलिंगनेस रखे कि उसे सामने वाली पार्टी का असेंट चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक केस लॉ है जिसे हम डिस्कस करते हैं, जिसे हमें पता लगेगा कि सेक्शन बोलना क्या चाहता है। तो एक केस हुआ था विक्स वर्सेस टाइबॉल्ट का। अब इस केस के अंदर में क्या हुआ था, एक टाइबॉल्ट नाम का आदमी था। अब ये टाइबॉल्ट है, ये बेसिकली एक लड़की का फादर है। तो टाइबॉल्ट और विक्स ये दोनों बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। तो टाइबॉल्ट ने विक्स से क्या बोला कि आई वुड गिव ₹1000 टू एनीवन हु मैरी माय डॉटर विद माय कंसेंट। मतलब कि मैं किसी को भी 1000 रुपए दूंगा अगर कोई मेरी बेटी से शादी कर ले मेरे कंसेंट के द्वारा, मेरे कंसेंट के साथ। तो वीक ने क्या किया, वीक्स ने उसकी बेटी से शादी कर ली। अब वीक्स ने उसकी बेटी से शादी की, और शादी करने के बाद डिमांड करने लगा कि भाई तूने कहा था कि 1000 रुपए देगा मुझे, तो अब मुझे 1000 रुपए दे। अब टाइबॉल्ट मुकर गया, टाइबॉल्ट ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। तो जब टाइबॉल्ट ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो वीक्स गया कोर्ट में कि सर ऐसी ऐसी बात है कि पहले बात टाइबॉल्ट ने ये ऑफर दिया था कि अगर कोई मेरी बेटी से शादी कर लेगा तो मैं उसे 1000 रुपीस दूंगा, लेकिन अब ये पैसे नहीं दे रहा है। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि जब टाइबॉल्ट ने कहा था कि मैं 1000 रुपीस दूंगा जो भी मेरी बेटी से शादी कर लेगा, इसके अंदर में टाइबॉल्ट ने कहीं भी ऑफर नहीं दिया था। वो बस एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन थी, मतलब वो उसकी इंटेंशन थी कि अगर काश कोई मेरी बेटी से शादी कर ले तो मैं उसे 1000 रुपीस दूंगा, और अगर वो शादी जो है वो मेरी कंसेंट से हो। वो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन थी। तो अब यहाँ से हमें क्या समझने की जरूरत है कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन क्या होता है और ऑफर क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन का मतलब होता है जो आप एक उम्मीद कर रहे हो, या जैसे कहते हैं ना कई चीजों में काश ये चीज होती, तो ये काश वाला एलिमेंट जहां पर आता है तो वो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन हो जाता है। जबकि ऑफर क्या होता है कि आपने कोई चीज सामने वाले को इस व्यू से बोली है कि आपको उसका असेंट चाहिए। अब इस केस के अंदर में इस आप फैक्ट को पढ़िए तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि टाइबॉल्ट ने वीक्स को कहा हो इस तरीके से कि वीक्स उसे अपनी सहमति दे कि हाँ ठीक है भाई मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा अगर तू मुझे 1000 रुपए देगा। उसने बस एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन दी थी कि काश कोई मेरी बेटी से शादी कर ले तो मैं उसे 1000 रुपए दूंगा इस चीज के लिए। ठीक है, और कोर्ट ने उसका जो केस था उसे क्या किया, उसे खारिज कर दिया और इसे कहा कि एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है ना कि एक ऑफर है। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और ऑफर के बीच का डिफरेंस समझ आता है। नेक्स्ट चीज है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो ऑफर तो आपने दे दिया, अब जरूरी इसमें ये भी है कि आपने जो ऑफर दिया है वो जिस इंसान को आप ऑफर देना चाहते हो उसके तक वो ऑफर कम्युनिकेट हो, मतलब उसे उस ऑफर के बारे में पता भी लगे। ऐसा नहीं है कि आपने ऑफर दे दिया और सामने वाले बंदे को पता नहीं लगा। फॉर एग्जांपल आप फोन पे बात कर रहे हो, आपने ऑफर दिया और सामने और आपके ऊपर से हवाई जहाज जा रही है या मतलब उसके साइड से हवाई जहाज जा रही है, तो इसमें क्या होगा ना कि आपने ऑफर दिया उसे और हवाई जहाज के फ्लाई करने के कारण आपने तो उसे ऑफर दे दिया लेकिन उसके तक ऑफर नहीं पहुंचा क्योंकि साउंड हवाई जहाज के इतना ज्यादा तेज था कि उसने ऑफर सुना ही नहीं और आपने ये अज्यूम कर लिया कि मैंने उसे ऑफर दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को या सामने वाली जो भी पार्टी है उसे उस ऑफर के बारे में पता चले। ठीक है,
तो सेक्शन 4 इसके बारे में बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स that the communication of offer or proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. जब सामने वाले पर्सन के नॉलेज में ये बात आए कि हाँ ये ऑफर सामने वाले पार्टी ने मुझे दिया है, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जाके जो है वो पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक केस डिस्कस करते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में क्या हुआ था कि एक गौरी दत्त नाम का एक बंदा होता है, उसका नेफ्यू वो मिसिंग हो जाता है। तो जब उसका नेफ्यू मिसिंग हो जाता है तो वो अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को बोलता है कि जाओ भाई मेरा जो नेफ्यू है वो मिसिंग है, तो मुझे ढूंढ कर लाओ, उसका पता लगाओ। तो लालमन शुक्ला अपने मालिक की बात सुन के उसे ढूंढने चला जाता है। अब जब लालमन शुक्ला उसे ढूंढने चला जाता है तो उसी टाइम पर गौरी दत्त एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी पर्सन उसके नेफ्यू को ट्रेस करेगा उसे वो 500 रुपीस देगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जो लालमन शुक्ला है उसे मिल जाता है उसका नेफ्यू, और जब उसे उसका नेफ्यू मिल जाता है उस टाइम पे उसे ये नहीं पता होता है कि मेरे मालिक ने ऐसा कोई ऑफर रखा है कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढेगा उसे मैं 500 रुपीस दूंगा। अब लालमन शुक्ला आता है, उसके मतलब गौरी दत्त को उसका नेफ्यू दे देता है कि भाई ये लो अपना भांजा, तुम्हारा भांजा मिल गया। कुछ दिनों बाद लालमन शुक्ला को ये पता चलता है कि मेरे मालिक ने ऐसा कुछ ऑफर दिया था कि 500 रुपीस में दूंगा जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा। तो वो जाता है अपने मालिक के पास, उसे बोलता है कि सर ऐसी बात है कि आपने 500 रुपीस का अनाउंसमेंट किया था, मैंने आपके नेफ्यू को ढूंढा है, मुझे मेरे 500 रुपीस दीजिए। तो लालमन शुक्ला मना कर देता है पैसे देने से। अब गौरी दत्त जाता है वहां पे, गौरी दत्त जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट क्या बोलती है कि जिस टाइम पे उसने ऑफर दिया था, क्या तुझे उस ऑफर के बारे में पता था? क्या तूने इस एक्ट को परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि तुझे पता था कि ऐसा कोई ऑफर है कि मुझे 500 रुपीस मिलेगा? तो इस फैक्ट से हमें ये पता लगता है कि लालमन शुक्ला ने जिस टाइम पर उसके नेफ्यू को ढूंढा गौरी दत्त के, उस टाइम पर उसे इस चीज का पता नहीं था कि ऐसा कोई ऑफर है। मतलब उसे ऑफर का पता ही नहीं था, लेकिन उसने उस चीज को परफॉर्म किया। और जब उसे ऑफर का ही नहीं पता था तो हमने पहले ऑफर के अंदर में क्या पढ़ा कि ऑफर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को पता चले, उसी टाइम पर जाकर वो ऑफर पूरा होता है। इसका मतलब ये है कि गौरी दत्त ने ना कोई ऑफर दिया लालमन शुक्ला को, और जब लालमन शुक्ला को ऑफर नहीं दिया तो एक्सेप्टेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब अगर मैं आपको कोई ऑफर दूं तभी तो आप एक्सेप्ट करोगे ना। अब लालमन शुक्ला को जब गौरी दत्त ने कोई ऑफर ही नहीं दिया तो उसके एक्सेप्टेंस का सवाल पैदा नहीं होता, और जब एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑफर नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं है, और जब एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो किसी भी टाइप की फुलफिलमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस था। इससे हमें ये पता चलता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए ऑफर देना होता है, और ऑफर इस तरीके से देना होता है कि सामने वाले पर्सन को वो ऑफर कम्युनिकेट हो। ठीक है, तो ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस था। अब ऑफर का हमने पढ़ लिया, क्योंकि हमने पढ़ा ना एग्रीमेंट के अंदर में पहला एलिमेंट होना चाहिए ऑफर, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए एक्सेप्टेंस। तो अब हम एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 2B क्या बोलता है? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। मतलब जब जिस बंदे को ऑफर दिया गया है वो बंदा अपना असेंट सिग्निफाई करता है, मतलब वो अपनी हामी भरता है उस ऑफर के ऊपर, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सेप्टेंस बोलेंगे। और ध्यान में रखने वाली बात ये है यहाँ पर कि उसे अगर जब उसने एक्सेप्टेंस दी है तो वो एक्सेप्टेंस इस तरीके की होनी चाहिए जो कि एब्सोल्यूट नेचर की हो। मतलब उसने ये नहीं, मतलब इस तरीके की एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए कि अगर भाई तुम इस ऑफर के अंदर में ये चीजें ऐड कर दोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, या फिर तुम इसके अंदर में ये टर्म हटा के ये टर्म लगा दो तो मैं तब एक्सेप्ट करूं, तब मेरी एक्सेप्टेंस होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफर ऐसा होना चाहिए कि जिस तरीके से, मतलब जिन टर्म्स जिन कंडीशंस के साथ में वो ऑफर आई है उसी टर्म्स उस कंडीशंस के साथ में एक्सेप्टेंस भी जाए। ठीक है, मतलब अगर मैंने ऑफर दिया है कि मैं तुझे 5 रुपए का पेन बेचूंगा मंगलवार को,
तो एक्सेप्टेंस भी ऐसी आनी चाहिए कि ठीक है मैं 5 रुपए का पेन खरीद लूंगा मंगलवार को, ठीक है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि नहीं 5 का पेन नहीं 7 का, या कोई भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर भी, ठीक है। तो उसे हम एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस बोलेंगे। तो एक्सेप्टेंस इसे हम बोलेंगे जो कि सेक्शन 2B के अंदर है, जो कहता है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। ये हो गया हमारा एक्सेप्टेंस। अब एक केस लॉ है फेल्टहाउस वर्सेस बिंदले। इसके अंदर हम देखते हैं, इस केस के जरिए हम देखते हैं कि भाई एक्सेप्टेंस का जो है हमने पढ़ा कि एक्सेप्टेंस किस तरीके की होनी चाहिए, वो इस केस लॉ से कैसे हमें पता चलता है। तो है क्या इसके अंदर, केस के अंदर में कि फेल्टहाउस जो होता है वो ऑफर करता है अपने नेफ्यू को कि मुझे तेरा एक जो हॉर्स है वो परचेज करना है, ठीक है। अब ये जो फेल्टहाउस है वो कहता है इसके साथ में ही कि अगर तूने मुझे किसी भी तरीके का सामने से मतलब जवाब नहीं दिया कि तुझे ये ऑफर एक्सेप्ट है कि नहीं है, तो मैं ये कंसीडर कर लूंगा कि तुझे ये ऑफर एक्सेप्ट है। तो फेल्टहाउस है जो उसका नेफ्यू है बिंदले, वो उसे किसी भी तरीके का उसे मतलब अपनी एक्सेप्टेंस उसे बताता नहीं है कि ठीक है मैं तुम्हें हॉर्स बेच दूंगा या नहीं बेचूंगा। तो फेल्टहाउस क्या करता है, वो कंसीडर कर लेता है कि मेरे भांजे को, मेरे नेफ्यू को ये चीज एक्सेप्ट है कि वो मुझे हॉर्स बेचेगा। अब होता क्या है कि वो जो बिंदले है वो क्या करता है, वो एक ऑक्शन करवाता है। अब ऑक्शन क्या है, ऑक्शनियर होता है, ठीक है। वो तो ऑक्शनियर क्या करता है कि उस घोड़े को बेच देता है, उसकी नीलामी कर देता है। अब जब फेल्टहाउस को इस बात का पता चलता है कि वो जो घोड़ा उसने अपने भांजे को कहा था मैं खरीदूंगा, उसकी नीलामी हो गई है, तो वो बिंदले को कहता है कि भाई तूने कन्वर्जन किया। कन्वर्जन यानी कि मेरी प्रॉपर्टी जो है उसे तूने अपनी प्रॉपर्टी बना ली है, इसे कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। कि आप अगर किसी और की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हो। तो फेल्टहाउस क्या बोलता है कि भाई नीलामी हो चुकी है, अब तूने कन्वर्जन किया है तो मैं तुझे सू करूंगा। अब इसी दौरान क्या होता है कि उसका जो नेफ्यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मतलब उसने खुद में ये चीज सोची होती है कि मैं ठीक है अपने जो मामा है मेरे उसे मैं वो चीज बेच दूंगा, लेकिन उसने वो जो एक्सेप्टेंस है वो अपने मामा को नहीं बताई होती। मतलब कि बिंदले तैयार है, नेफ्यू तैयार है उसे हॉर्स बेचने के लिए, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस अभी तक अपने मामा को बताई नहीं, ठीक है। और इधर उसका मामा क्या सोच के बैठा है, उसका अंकल क्या सोच के बैठा है कि वो मुझे उस घोड़े को बेचने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक उसने अपनी एक्सेप्टेंस उसे नहीं दी है। अब इसी में क्या होता है कि जब वो कहता है कि भाई तूने मेरी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लिया है, उसके बाद वो कोर्ट में जाता है और यहाँ पर कोर्ट ये बोलती है कि क्या अभी तक उसने अपनी असेंट सिग्निफाई की थी तेरे सामने। जैसा कि हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा है, डेफिनेशन कहती है कि वेयर the other party signifies his assent thereto, ठीक है। अब यहाँ पर बिंदले ने कहीं भी अपनी असेंट सिग्निफाई नहीं की है, मतलब अपने एक्सेप्टेंस को अपने मामा को नहीं बताया है, उसकी नॉलेज में नहीं है। तो इसलिए हम इसे नहीं कह सकते कि उसने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट किया था, और जब उसने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया तो तुम उससे रिकवरी या किसी भी तरीके के डैमेज जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स योर प्ली, ठीक है। आपके केस को कोर्ट एनफोर्स नहीं करा सकती, ये चीज होता है इस केस के अंदर में, ठीक है। बाकी आप इस केस को थॉरली यहाँ पर जो पीपीटी है इसके अंदर आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो बिंदले है उसने कम्युनिकेट नहीं की थी अपनी एक्सेप्टेंस, इसी चीज को यहाँ पर है कि सेक्शन 4 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का that the communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, or as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इसमें दो चीज है कि जो एक्सेप्टर है और जो ऑफरर है, यानी कि जिस बंदे ने ऑफर दिया है और जिस बंदे ने एक्सेप्ट किया उस ऑफर को, कब माना जाएगा कि उनको एक्सेप्टेंस मिल गई। मतलब अगर मैंने ऑफर दिया है तो कब लॉ ये मान के चलेगा कि सामने वाले बंदे ने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी, और कब सामने वाले बंदे को पता चलेगा कि मैंने उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, मतलब उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में। यानी कि कब मैं बाउंड हो जाऊंगा उस कॉन्ट्रैक्ट से और कब वो बाउंड हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट से। इस चीज को बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। तो ये चीज ऐसी है कि मान लीजिए कि मैं ऑफरर, ठीक है,
और ये एक्सेप्टर है। मैंने इसे एक ऑफर दिया कि मैं तुझे अपनी कार बेचना चाहता हूं 50,000 रुपए के अंदर। अब इसने क्या किया, इसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं तेरी कार परचेज कर लूंगा 50,000 रुपए के अंदर, लेकिन अभी तक इसने सामने वाली पार्टी को अपना एक्सेप्टेंस दिया नहीं। लेकिन जैसे ही इस बंदे ने अपना एक्सेप्टेंस पास कर दिया, या तो उसने लेटर में लिखकर दे दिया या तो उसने ईमेल कर दिया। अब इन दोनों केसेस में क्या है कि जैसे उसने लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया या जैसे उसने ईमेल करके सेंड का बटन दबा दिया, उसी टाइम पर ये मान लिया जाएगा कि जो ऑफरर है वो बाउंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब कि अब ये एक्सेप्टर की पावर से ये बाहर निकल गया है, उसकी कैपेबिलिटी से ये बाहर निकल गया है कि अब वो अपनी एक्सेप्टेंस के अंदर में माइनर सा भी चेंज ला सके। मतलब अगर उसने ईमेल सेंड कर दिए तो दोबारा से उस ईमेल को वो रोक तो नहीं सकता है। अब रोक नहीं सकता है इसका मतलब कि वो ईमेल उसकी पावर से बियॉन्ड जा चुकी है। तो मतलब सामने वाली जो पार्टी है यानी जो ऑफरर है वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो गया है। तो इस टाइम तक क्या हो गया, एक पार्टी बाउंड हो चुकी है उस कॉन्ट्रैक्ट से, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से अब वापस नहीं हट सकती। लेकिन अभी भी एक्सेप्टर के पास चांस है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से वापस हट सकता है। मतलब अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस को उसके तक पहुंचने से पहले अपनी जो रिवोकल है यानी कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट में अब एंटर नहीं होना चाहता, इस चीज को उसके तक पहुंचा दे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएगा। लेकिन ऑफरर अभी भी बाहर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है और वो एक्सेप्टेंस अब उसके पावर से बाहर चली गई है। ठीक है, अब ऑफरर के पास जब वो चीज पहुंच गई एक्सेप्टेंस, तब अब जाकर जब ये एक्सेप्टेंस इसके पास अब पहुंच गई, वो मेल इसने रिसीव कर लिया, वो लेटर इसने रिसीव कर लिया, तब जाकर ये जो एक्सेप्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हुआ। मतलब कि जब एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस को अपनी पावर से बाहर कर दिया, तब वो ऑफरर बाउंड हो गया, और जब वो ऑफर पूरी तरीके से ऑफरर के पास पहुंच गया तब वो एक्सेप्टर बाउंड हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड होती है। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है लेटर वाला। अब ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी। मतलब ए ने अपना ऑफर दिया बी को कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं एट अ सर्टेन प्राइस। बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर दिया। अब एज प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। अब ए ने जो अपना प्रपोजल था वो पोस्ट से भेजा था यानी लेटर से भेजा था। अब द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी अगेंस्ट ए यानी कि जिसने ऑफर दिया है। तो अभी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी अगेंस्ट ए यानी कि जिसने ऑफर दिया है व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। जैसे ही बी ने एक्सेप्ट करके उस लेटर को पोस्ट कर दिया, उसी टाइम पर ए बाउंड हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट से, और जब ए को वो लेटर रिसीव हुआ तब बी हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड। तो ये चीज है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को लेकर के। ठीक है, इसके अंदर आप फेल्टहाउस वर्सेस दिल्ली का केस डाल सकते हैं एप्रोप्रिएट केस है। नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो अगला हमारा एलिमेंट है, जो एसेंशियल एलिमेंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने का, वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अभी जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, इसके बारे में हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अंदर में नहीं बताया गया है। मतलब ये जो इंटेंशन का जो एलिमेंट है वो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश लॉ है उसके अंदर में एक ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस इंटेंशन के एलिमेंट के ऊपर में क्या बोलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के अंदर में ये बोला कि जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का एलिमेंट है वो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम एक एसेंशियल एलिमेंट कंसिडरेशन को भी मानते हैं। कंसिडरेशन यानी कि लेन देन, क्विड प्रो क्वो, समथिंग फॉर समथिंग। अगर मैंने तेरे लिए कुछ किया तो तू मेरे लिए कुछ करेगा। ठीक है, ये होता है कंसिडरेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास कंसिडरेशन का एलिमेंट है, और जब कोई इंसान कंसिडरेशन के ऊपर फोकस करता है इसका मतलब ये है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, उस एग्रीमेंट को लेकर के सीरियस है। तो हमें किसी भी तरीके के इंटेंशन को जज करने की जरूरत ही नहीं। ये इंटेंशन का जो एलिमेंट है वो
उन केसेस के अंदर में नेसेसरी है जहां पर कंसिडरेशन किसी तरीके का इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, जिनके एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर कंसिडरेशन की किसी तरीके की जगह नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। तो लेकिन जिन जिन केसेस के अंदर में, जैसे इंग्लिश लॉ के अंदर में इंटेंशन को माना जाता है एक एसेंशियल एलिमेंट, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि देयर मस्ट बी ए क्लियर इंटेंशन अमंग द पार्टीज, कि जो पार्टीज हैं उनके अंदर में एक क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए इन द एग्रीमेंट, कि वो एक लीगल एग्रीमेंट, एक लीगल रिलेशनशिप के अंदर में बाउंड होना चाहते हैं। लीगल रिलेशनशिप में बाउंड होना चाहते हैं मतलब कि उस एग्रीमेंट के जरिए जो भी कंसीक्वेंसेस होंगे, चाहे नेगेटिव कंसीक्वेंस हो चाहे पॉजिटिव कंसीक्वेंस हो, जिस भी टाइप के कंसीक्वेंसेस होंगे वो उस कंसीक्वेंस को बेयर करने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर वो ब्रीच करते हैं तो वो उन्हें, तो जिस इंसान के अगेंस्ट में उन्होंने, जिस पार्टी के अगेंस्ट में उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, वो उसे पे करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज है। तो इस तरीके से वो एक लीगल रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है, तो उनका इंटेंशन इसलिए जरूरी है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि सोशल और डोमेस्टिक नेचर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं सोशल और डोमेस्टिक नेचर के, उनमें हम इंटेंशन को कैसे जज करते हैं। तो बेसिकली ये चीज माना जाता है और जनरली ये चीज फॉलो की जाती है कि जो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के जो एग्रीमेंट है उनके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि कभी इंटेंशन था ही नहीं लीगल रिलेशनशिप में आने का, जैसा कि हमने बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर केस के अंदर में डिस्कस किया था, ठीक है। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर केस के अंदर में हमने ये डिस्कस किया था ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था, तो उस एग्रीमेंट के अंदर में कोर्ट ने ये पाया था कि ये सिर्फ एक प्यार और लव का नतीजा था कि वो उसे 30 पाउंड्स पर मंथ देने के लिए तैयार हो गया, है ना। लेकिन ऐसा कोई लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए वो तैयार नहीं थे, या किसी इस इंटेंशन से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया था कि अगर मैं तुझे पैसे नहीं देता हूं तो तू जाके इसे कोर्ट में इन्फोर्स करा सकती है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये हमने देखा था। तो अब बात आती है कि पता कैसे चले कि कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन के अंदर में एंटर होने के लिए कोई इंसान तैयार है कि नहीं। मतलब पता कैसे चलेगा कि कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में इस इंटेंशन से एंटर हो रहा है कि नहीं, कि मुझे लीगल रिलेशनशिप के अंदर, मुझे मतलब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, या मैं तैयार हूं उस लीगल कंसीक्वेंस को बेयर करने के लिए। तो इसका सबसे आसान तरीका कह लो या सबसे मुश्किल तरीका कह लो, ये एक ही तरीका है कि आपको उसके सर्कमस्टांसेस, उसके फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। उसके फैक्ट और उसके सर्कमस्टांसेस ही ये शो करेंगे कि, और ये केस टू केस डिफर भी करता है कि हर केस के अलग सर्कमस्टांस होते हैं, हर केस के अलग फैक्ट्स होते हैं। वो चीज ये शो करती है कि सामने वाली जो पार्टी है या कोई भी पार्टी है दोनों में, वो उसके अंदर किसी लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए और इसके लीगल कंसीक्वेंस को बेयर करने के लिए एंटर हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो बात करते हैं सिम्किन वर्सेस पेज के केस की। तो अब सिम्किन वर्सेस पेज का ये जो केस था, इस केस के अंदर क्या हुआ था कि इसमें 3 लेडीज होती है, ठीक है, जिनमें से 2 तो होती है मदर और डॉटर, और एक उनके घर पे आई होती है एक पेइंग गेस्ट, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि हम एक एंट्री डालते हैं, जो क्रॉसवर्ड पजल होता है उसका कंपटीशन होता है। तो क्रॉसवर्ड पजल के कंपटीशन के लिए हम एक एंट्री डालते हैं। अब जैसा कि नॉर्मली होता क्या है ना केसेस के अंदर में, कि अब मतलब किसी एक ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने नाम पे एंट्री डाल देती हूँ, बाकी सब कंट्रीब्यूट करके मुझे पैसे दे देना। तो सेम ही इस भी केस में होता है कि तीनों प्लान करते हैं कि हम क्रॉसवर्ड पजल में अपनी एंट्री डालेंगे, और एंट्री डलती किसके नाम पे, जो मदर होती है उसके नाम पे एंट्री डल जाती है। अब जब ये पार्टिसिपेट करते हैं, उसका रिजल्ट आता है, तो ये इवेंचुअली जीत जाते हैं उसके अंदर। अब जब ये जीत जाते हैं और उनको रिवॉर्ड मिलता है, तो इस टाइम पर जो इनकी मदर होती है वो मना कर देती है कि मैं बाकियों से शेयर नहीं करूंगी रिवॉर्ड, क्योंकि एंट्री तो मेरे नाम पे जमा हुई थी, तुमको जो करना है कर लो। तो फिर इसी बात पे केस जाता है कोर्ट के अंदर में, और कोर्ट डिसाइड करती है कि इस केस के अंदर जिस टाइम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसके अगर सर्कमस्टांसेस को समझा जाए, तो एक रीजनेबल मैन के नजर से अगर हम देखें तो कोई भी यही सोचेगा कि अगर तीनों ने एंट्री डाली थी, मतलब तीनों चाहते थे कि जीतने के बाद तीनों को रिवॉर्ड मिले। तो इससे पता चलता है कि अगर हमें इंटेंशन जज करनी हो किसी सर्कमस्टांस के अंदर, कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाने के अंदर वो इंटेंशन थी कि नहीं कि हमें किसी लीगल कॉन्सिक्वेंस को बेयर करना है या किसी लीगल रिलेशनशिप में आना है, तो वो हमें वहां के सर्कमस्टांसेस से पता लगते हैं। जैसे कि इस केस में यहाँ के सर्कमस्टांसेस से पता लग रहे हैं
कि तीनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया, मतलब तीनों ही उसके अंदर पार्टिसिपेंट थे और तीनों ही वो रिवॉर्ड मनी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। ठीक है, तो ये केस है सिम्पकिन वर्सेस पेज का। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन हमने डिस्कस की थी पहले ही कि कंसिडरेशन क्या होती है, मतलब कि अगर प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी ने पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में कुछ भी करने का या कुछ भी ना करने का प्रॉमिस किया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के लिए हो सकती है। ठीक है, मतलब तीनों में उसने कुछ करने या ना करने का प्रॉमिस किया हो। ठीक है, तो इसको कंसिडरेशन बोलते हैं। अब ये जो सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 क्या बताता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जैसे कि हमने देखा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर में कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक कंसिडरेशन का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। और सेक्शन 25 भी यही बोलता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। और सेक्शन 2D जो मैंने आपको बताया कि कंसिडरेशन क्या होता है, तो सेक्शन 2D कंसिडरेशन की डेफिनेशन बोलता है जो है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर the promisee has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। ठीक है, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन है। अब ये लॉफुल कंसिडरेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके मतलब कि एक लॉफुल कंसिडरेशन के अंदर किस किस चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसके बारे में एक क्यूरी वर्सेस मीसा के केस के अंदर एक जजमेंट आई थी, जिसके अंदर में जो हमारे जस्टिस लश थे उन्होंने कोट किया कि अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी कि एक जो वैल्यूएबल कंसिडरेशन होती है इन द सेंस ऑफ लॉ, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जैसे कि एक एग्रीमेंट के अंदर में मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम दोनों पार्टीज के नजरिए से देखेंगे कि जस्टिस लश ने क्या कहा था कि एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अगर पार्टी 1 के नजरिए से देखूं तो एक पार्टी को अगर उस एग्रीमेंट के अंदर पार्टी 1 को अगर कोई राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या बेनिफिट मिले, या फिर दूसरी पार्टी को कोई भी फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, मतलब एक पार्टी को कोई प्रॉफिट हो, कोई बेनिफिट हो, कोई इंटरेस्ट या राइट मिले और दूसरी पार्टी को कोई फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पार्टी 1 को राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट मिले और पार्टी 2 को फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, उसे हम बोलेंगे लॉफुल कंसिडरेशन या वैल्यूएबल कंसिडरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कंपीटेंट पार्टीज। कंपीटेंट पार्टीज मतलब कि जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना चाहती है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लायक हो। ठीक है, अब सेक्शन 10 जैसा कि हमने कहा था, सेक्शन 10 क्या बताता है कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। और उसी सेक्शन 10 के अंदर में एक फ्रेज है जो कहता है कि पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब सेक्शन 11 हमें क्या बताता है कि कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 11 कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज, मतलब कि हर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट है अगर who is of the age of majority according to the law which he is subject, मतलब कि उस देश के उस लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से वो मेजॉरिटी, वो मतलब मेजर हो गया हो, मतलब कि जैसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो 18 साल से ऊपर की उम्र का हो और अगर उसको कोर्ट ने गार्जियनशिप दी है, मतलब कि उसके असली माता पिता नहीं जिंदा है, कोर्ट ने कोई गार्जियन उसे अपॉइंट किया है, तो उस केस में वो 21 साल से ऊपर का हो। ठीक है, सेकंड, हु इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो इस चीज को समझने के काबिल होना चाहिए कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर होने जा रहा है उसे पता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका इंटरेस्ट क्या है और उसे पता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से उसे क्या क्या लीगल कंसीक्वेंस झेलने पड़ सकते हैं, उसे पता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करता हूं तो मुझे क्या क्या पेनल्टी देनी, मतलब उसे अपने नफे नुकसान के बारे में उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में पता हो, तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साउंड माइंड का जो पर्सन है वो एंटर होना चाहता है। नेक्स्ट है इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, यानी कि किसी भी लॉ के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले से ही डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। इसे हम एक एक करके समझते हैं आगे। तो पहली चीज है
पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजॉरिटी का एलिमेंट, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाले पार्टी को हम कॉम्पिटेंट तब बोलेंगे अगर उसने मेजॉरिटी की एज जो है वो उस एज तक पहुंच गया हो, यानी कि 18 साल या 21 साल से ऊपर हो गया हो अकॉर्डिंग टू द केस। ठीक है, अब पहला केस है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके अंदर ये सेक्शन 11 को लेकर के। तो इस केस में क्या होता है कि एक बच्चा होता है, मतलब एक इंडिविजुअल है, वो जाता है किसी जो लोन वगैरह देने का काम करते हैं उसके पास। अब जब वो वहां पे जाता है तो उससे वो कुछ लोन मांगता है कि भाई मुझे तुमसे इतने पैसे का लोन चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हें अपना जो घर है वो गिरवी रख दूंगा। अब उसमें क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी होती है, जो लोन देने वाली होती है, वो उसे 20,000 रुपए एडवांस में दे देती है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो उसकी मदर होती है जिसने लोन लिया होता है, तो वो कहती है कि भाई मेरा जो बेटा था वो माइनर था, और मेरा बेटा माइनर था इसलिए किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ तुम फॉर्म नहीं कर सकते। और जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते हो तो किसी भी तरीके से ना तुम पैसे उससे डिमांड कर सकते हो, ना ही वो उसे जरूरत है अपना घर गिरवी रखने की। तो अब क्या होता है, केस कोर्ट में जाता है। अब वहां कोर्ट क्या डिसाइड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट की एक टर्म है कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चे के साथ, यानी कि माइनर के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम उसका फैक्ट ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम उसे पता होता है कि ये जो बच्चा है वो माइनर है, और पता होते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। इसका मतलब कि वो खुद से जानबूझकर उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। तो कोर्ट यहाँ पे क्या डिसाइड करती है, कोर्ट कहती है कि जो क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तुमने माइनर के साथ फॉर्म किया है, तो ये वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो मतलब कि फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, शुरुआत से ही ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कभी फॉर्म हुआ ही नहीं। और क्योंकि ये माइनर है तो तुम माइनर से जो तुमने एडवांस में चीज दी है वो चीज भी तुम वापस नहीं ले सकते। अब इसमें बेसिकली मैं आपको बताता हूं होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर आप किसी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो और और उस माइनर को तुमने कोई चीज पहले दे दी है, तो इसमें क्या होता है कि अगर तो वो चीज ऐसी है जिसे तो तुम पहचान सको, मतलब कि जो जैसे कि तुमने कोई वॉच दी, अब उस वॉच को अगर तुम पहचान सको तो तुम उससे रेस्टिट्यूशन मांग सकते हो, मतलब कि तुम कोर्ट में जाके कह सकते हो कि मुझे वो चीज वापस दिलवाई जाए। लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें उस चीज की पहचान होनी चाहिए। अब तुमने पैसे दिए उसे 20,000 रुपए, तो नोट की कोई पहचान नहीं है कि कौन से नोट तुमने उसको दिए थे। तो अब जब उस चीज की पहचान नहीं है तो तुम उससे वो चीज वापस नहीं ले सकते। एक तो ये चीज होती है, और दूसरी चीज कि माइनर से तुम चीज उतनी ही वापस ले सकते हो जितनी की माइनर के पास बची हुई है। मतलब कि अगर माइनर ने उस चीज को बेच दिया या उस चीज को कुछ कर दिया तो फिर तुम उससे वो चीज नहीं ले सकते, ये होता है। लेकिन इस केस में यही डिसाइड हुआ कि ना वो माइनर से 20,000 रुपीज वापस ले सकता है, ना ही ये किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अप इनिशियो था। ठीक है, तो ये मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस था। नेक्स्ट है कि पर्सन जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। तो अब पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए मतलब कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। और अनसाउंड माइंड के पर्सन को हम किसे बोलेंगे कि अनसाउंड माइंड का पर्सन है, यानी कि द पर्सन हु कैन नॉट मेक अ रैशनल जजमेंट। रैशनल जजमेंट मतलब कि जजमेंट इन हिज इंटरेस्ट। और किस किस किन किन लोगों को हम अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में डालते हैं, वो है ल्यूनेटिक और ड्रंकन पर्सन, या इसी टाइप के कोई लोग जो कि अपने इंटरेस्ट में, मतलब कि जो लोग अपने फायदे के बारे में नहीं सोच सकते, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनसाउंड माइंड के पर्सन। अब इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी, ये हमारा एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी। इसके अंदर जस्टिस सिन्हा ने एक बहुत अच्छी बात कही। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि सेक्शन 12 के अंदर अगर हम अनसाउंड माइंड की बात करें तो इसमें हम सिर्फ ल्यूनेंसी यानी कि पागलपन को नहीं डाल सकते। इसके अंदर हम उस हर चीज को डालेंगे, जैसे कि ये कहता है कि जस्टिस सिन्हा सेड दैट unsoundness of mind need not to be a lunacy. It can be that if at the time of making the contract, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय person is not able to understand and decide what he is doing is in his interest or not. मतलब कि इसके अंदर हम सिर्फ ल्यूनेंसी को नहीं डालेंगे, इसके अंदर में हम उस चीज को डालेंगे, उस हर चीज को डालेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते टाइम जो पार्टी है, जो पर्सन है,
वो ये चीज समझने के काबिल है कि नहीं कि वो चीज उसके इंटरेस्ट में यानी कि उसके फायदे में है या नहीं। ठीक है, तो ये जस्टिस सिन्हा ने कहा था। नेक्स्ट है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसे लॉ ने पहले से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया हो। अब इसमें कुछ आता है जैसे कि कन्विक्ट्स, जो कि किसी केस के अंदर में कन्विक्ट हो चुका हो। उसके बाद इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट यानी कि जो कि जिसके पास कुछ पैसा बच ही नहीं गया हो, जिसे हम दिवालिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलियन कंट्री, यानी कि आप एनिमी कंट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर करते हो तो वो वाइड होगा। फिर एम्बेसडर्स, यानी कि जो किसी दूसरे देश के राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, वो किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, ना ही उनके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जा सकता है। और कॉर्पोरेट कंपनीज इनके साथ में। ठीक है, तो ये लोग हो गए जो कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट, यानी कि जो सहमति है वो फ्री होनी चाहिए। अब फ्री कॉन्सेंट का मतलब है कि कोई भी कॉन्सेंट जो है वो इन 5 चीजों के द्वारा नहीं लिया गया होना चाहिए। जैसे ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं? सेक्शन 14 कहता है कि कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए, और सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21 और 22 ये बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा कंसेंट नहीं लिया जा सकता। ठीक है, पहली चीज है कोर्जन, दूसरी चीज है अनडू इन्फ्लुएंस, तीसरी चीज है फ्रॉड, चौथी चीज है मिसरिप्रेजेंटेशन और पांचवी है मिस्टेक। अब इसको मैं यहाँ पे इन डिटेल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये अपने आप में ही एक अकेला अकेला टॉपिक है कि कोर्जन क्या होता है, अनडू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है और मिस्टेक क्या होता है। यहाँ पे हम बस उसके एक ओवरव्यू को, एक ब्रॉड ओवरव्यू को समझ लेते हैं कि किसे कहते हैं। तो पहली चीज है कोर्जन, सेक्शन 15। कोर्जन का मतलब होता है कि किसी को जोर जबरदस्ती से, किसी को धमका के कि भाई मैं तेरी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लूंगा या मैं तुझे इंजर कर दूंगा। तो इस तरीके से किसी को कॉन्ट्रैक्ट में जोर जबरदस्ती से एंटर नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, इस केस के अंदर भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड होता है। सेकंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि गलत प्रभाव से। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये बेसिकली अप्लाई उन लोगों पर होता है जिनके अंदर एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल फादर और सन के बीच, मदर सन के बीच, फादर डॉटर, मदर डॉटर, भाई बहन, इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं इनके बीच में, जिनके अंदर एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि फादर को कोई काम करवाना होता है बेटे से, या बेटे को कोई काम करवाना होता है फादर से। तो इसमें क्या होता है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस का फैक्टर आ जाता है। मतलब फादर से कहता है कि अगर, फॉर एग्जांपल फादर कहता है कि अगर तुमने इस पे साइन नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस टाइप की चीजें, जो कि एक बेटे, जो कि कोर्जन नहीं है डायरेक्टली, मतलब उसके अंदर उसे किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाया जा रहा है, फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मेंटल लेवल पे उसे प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशन है। और एक पार्टी अपने ट्रस्ट को बचाने के लिए, अपने भरोसे को बचाने के लिए दूसरे के दबाव में आता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। ठीक है, जैसे कि फादर और सन के रिलेशन में होता है जनरली। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कि सेक्शन 16 है इसके अंदर, अब इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब जालसाजी, फ्रॉड के जरिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना, इसमें भी वाइड होता है। नेक्स्ट है मिसरिप्रेजेंटेशन। अब ये फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में बस इतना सा फर्क है कि फ्रॉड के अंदर जो दूसरी पार्टी होती है, जो कि एंटर करवाती है किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में, उसे पता होता है कि ये चीज गलत है, और मिसरिप्रेजेंटेशन में उसे पता नहीं होता है कि ये चीज गलत है, वो उसे बताती है ये समझ के कि ये चीज सही है। मतलब अगर कोई चीज आपको, मैंने कहा कि भाई 25 रुपए में आपको वो चीज मिल जाएगी, मार्केट में उसकी कीमत 35 रुपए हुई, आपने 25 रुपए पर पीस के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे भी लग रहा है कि 25 रुपए ही है, इसलिए मैंने आपको 25 रुपए ही बताया, लेकिन हकीकत में उसकी कीमत 35 रुपए है। तो इसमें क्या होगा, इसे मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब मैंने आपको फैक्ट का मिसरिप्रेजेंट किया, लेकिन मुझे भी नहीं पता था एक्चुअल में कि है क्या असली चीज। ठीक है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें भी वॉइड होता है। नेक्स्ट है मिस्टेक। मिस्टेक यानी कि जहां पर गलती से कोई कॉन्ट्रैक्ट में टर्म हो गया हो या गलती से कोई चीज हो गई हो, इसे मिस्टेक बोलेंगे। और मिस्टेक में भी एक चीज होता है कि यूनिलेटरल मिस्टेक को कभी भी हम वॉइड नहीं कहते हैं, मिस्टेक दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ही एक केस है छिक्कम अमीराजू वर्सेस छिक्कम शेषम्मा का केस है। इस केस में क्या होता है ना, ये कोर्जन सेक्शन 15 जो है उससे रिलेटेड केस है। अब इस केस में होता क्या है कि एक हिंदू हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को जबरदस्ती से थ्रेट करता है कि जो भी तेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी वगैरह है वो मेरे भाई के नाम पे कर दे, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। तो इसी थ्रेट में आके उसकी वाइफ जो है वो साइन कर देती है, प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर देती है। बाद में केस कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट डिसाइड करती है कि सुसाइड के लिए अगर तुमने उसे
थ्रेट किया है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, इसका मतलब तुमने उसे प्रेशराइज किया है, तुमने उसे कोर्स किया है। तो कोर्जन के अंदर ये केस आता है, और क्योंकि ये केस कोर्जन के अंदर आता है, कोर्जन के अंदर कोर्जन के द्वारा मतलब लिया गया हर एक कॉन्सेंट जो है वो वाइड होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वाइड था और किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्ट हुआ ही नहीं है। ये छिक्कम अमीराजू वर्सेस छिक्कम शशम्मा का केस था। नेक्स्ट है डेरी वर्सेस पीक का केस। डेरी वर्सेस पीक का केस जो है वो फ्रॉड का केस है, ठीक है, सेक्शन 17। अब इस केस में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, वो अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है और उसके प्रोस्पेक्टस में ये लिखा होता है कि ये जो कंपनी है इसके पास राइट है टू यूज स्टीम पावर ट्रैम्स, यानी कि ट्रैम्स होती हैं जो ट्रैम्स होती है पहले टाइम पे, जैसे अब जैसे रेलगाड़ी चलती है उस टाइम पे ट्रैम्स चलती होती थी पहले के टाइम में। तो उनके पास तो उसके ऊपर क्या था, इन्हें था कैसे, उन्हें स्टीम पावर्ड ट्रैम्स चलाने का राइट है, मतलब ये चला सकते हैं। अब इसी चक्कर में जो दूसरी पार्टी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है, ठीक है। अब ये जो स्टीम पावर ट्रैम चलाने का राइट होता है, इसमें एक चीज होती है कि उन्हें पहले अप्रूवल लेना होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड से, ठीक है। तो उन्हें क्या लगता है कि ठीक है, अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है, मैं लेटर ऑन उनसे अप्रूवल ले लूंगा और वो मुझे अप्रूवल दे भी देंगे। मतलब उन्हें इस चीज का पक्का भरोसा होता है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो अप्रूवल दे देगी इन्हें ये स्टीम पावर ट्रेन्स जो है उन्हें चलाने का। अब सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई, लेकिन आगे जाके क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो रिफ्यूज कर देती है कि भाई मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं देता, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है। तो जो दूसरी पार्टी होती है वो फ्रॉड का केस इनके ऊपर डालती है कि भाई इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, इन्हें पहले जब पता था कि सामने वाली पार्टी अप्रूवल दे भी सकती है नहीं भी दे सकती है, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं इसका अप्रूवल लिया और पहले कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर लिया। तो यहाँ पर कोर्ट क्या डिसाइड करती है, कोर्ट कहती है कि फ्रॉड नहीं था। अब कोर्ट किस ग्राउंड्स पे कहती है ये फ्रॉड नहीं था, इसमें लॉर्ड हार्शल ने फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया है कि फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो लॉर्ड हार्शल कहते हैं कि फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन एज ए स्टेटमेंट व्हिच इज मेड ईदर नोइंग इट टू बी फॉल्स, मतलब कि जानते हुए कि ये चीज फॉल्स है। अगर उसे पता है कि ये चीज फॉल्स है और फिर भी उसने सामने वाली पार्टी को ये टर्म्स बताए हैं, तब उसे फ्रॉड कहेंगे। या फिर विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रूथ, और थर्ड रेकलेसली केयरलेस एज टू वेदर इट बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि उसे भरोसा ही नहीं था कि ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। मतलब तीनों कंडीशन, पहला या तो जानते उसे पता हो कि ये चीज गलत है लेकिन फिर भी उसने बताया, दूसरा उसे खुद ही नहीं भरोसा हो रहा हो कि ये चीज सच है तब उसने बताया, तीसरा उसे सच और झूठ अभी उसे मतलब उसने इतना केयरलेसली काम किया हो कि उसने कभी मतलब ये ट्राई करने की कोशिश नहीं की कि ये चीज सच है कि झूठ है मैं पता लगाऊं, तब उसने थर्ड पार्टी को बताया हो, तब उसे हम फ्रॉड बोलेंगे, ठीक है। ये डेरी वर्सेस पीक केस के अंदर में ये लॉर्ड हार्शल ने जजमेंट दी थी। फिर आता है नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मकसद है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का वो लॉफुल होना चाहिए। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट हम किसे बोलेंगे, लॉफुल एग्रीमेंट किसे किसे हम बोलेंगे कि एग्रीमेंट जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ बनाया गया है। उसके अंदर क्या होना चाहिए कि द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी, जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो मकसद है वो कैसा नहीं होना चाहिए, वो फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी को इंजरी हो, ठीक है। और बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं, जो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल हैं, उन्हें फुलफिल करता होना चाहिए। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉडुलेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट है तो भी वो वाइड होगा, अगर इलीगल है तो भी, इमोरल है तो भी वाइड होगा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो भी वाइड होगा, और अगर किसी पर्सन को उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण इंजरी पहुंचती हो तो भी वो वाइड होगा, और अगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के बाकी एसेंशियल्स मौजूद नहीं होंगे वो तब भी वो वॉइड होगा, ठीक है। तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेसली वॉइड बाय लॉ, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सप्रेसली वॉइड बाय लॉ नहीं हो, जिसे लॉ ने पहले से ही वॉइड करार ना दिया हो। जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप किसी को कोई ट्रेड करने से, कोई व्यवसाय करने से आप किसी को नहीं रोक सकते। वैसे ही इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप किसी को अपनी मर्जी से मैरिज करने से नहीं रोक सकते। उसी तरीके से और टू डू थिंग्स व्हिच आर इम्पॉसिबल, और आप किसी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने पे मजबूर नहीं कर सकते हो जो चीज इम्पॉसिबल हो, जैसे कि चांद तारे तोड़ लाने की बात,
भूत बुला लेने की बात, ये सब चीजें जो कि इम्पॉसिबल हो, या फिर मरे हुए आदमी को जिंदा कर लेने की बात, ये सब चीजें, इस तरीके की चीजें आप नहीं किसी को फोर्स कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट है और आर इन द इलीगल और इमोरल एक्ट, मतलब कि ये जो चीजें हैं वो लॉ ने पहले से ही वॉइड कर रखी हैं, और पहले से ही लॉ ने किस तरीके की चीजें वॉइड कर रखी हैं, वो चीजें जो कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में, जो कि ट्रेड के अंदर रिस्ट्रेंट लाती हो, जो चीजें मैरिज के अंदर रिस्ट्रेंट लाती हो, जो चीज इम्पॉसिबल नेचर की हो, और जो चीज इलीगल और इमोरल हो, तो आप इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये चीजें एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ है। अब नेक्स्ट है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि पॉसिबल भी हो और सर्टन नेचर का हो, यानी कि उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि टर्म्स वगैरह जो है वो चेंज होते रहे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया। ये 8th पॉइंट है। 9th पॉइंट है कि कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इफ एनी लीगल फॉर्मेलिटी ऑफ राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा आर नेसेसरी बाय लॉ देयर मस्ट बी सेटिस्फाइड, अगर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी ऐसी है कि आपको राइटिंग में कुछ देना है या किसी चीज का रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है तो आपको वो चीजें करवानी पड़ेंगी। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का हो जिसमें प्रॉमिस किया गया हो विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, एक, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज यानी कि जो प्रॉपर्टीज को आप एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते, जिसके अंदर मेनली आता है लैंड और बिल्डिंग्स। ठीक है, ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नेक्स्ट है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिबेंचर्स, मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस अंडर कंपनीज एक्ट 1956। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस इतना देख लीजिए कि ये चीजें कुछ होती हैं जिनके अंदर हमें लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उनसे कंप्लाई करना होता है, और अगर ये लीगल फॉर्मेलिटीज से कंप्लाई नहीं होंगी इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और एसेंशियल्स उसके पूरे नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर। तो ये हमने पढ़ी सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एंटर होने के लिए होती हैं, जो कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर में दिया हुआ है। तो आप, आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको लिंक दिया होगा, तो आप वहां से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।